अस्सलाम वालेकुम। IS-21 ये दो टुकड़ों में करवाऊंगा। IS-21 है फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस हैं, तो उनको हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड तो अपनी करेंसी में करना है, लेकिन ट्रांजैक्शंस वो अकर हो रही होंगी फॉरेन करेंसी में। जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टमर से तो हमने डॉलर लेने हैं, लेकिन अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग रुपए में करनी है। अगर हमने बाहर किसी मुल्क में कोई ब्रांच खोली है तो उस ब्रांच में जो पैसा यहाँ से भेजा, इन्वेस्ट किया होगा, हो सकता है वो दिरहम में किया हो, लेकिन रिकॉर्डिंग रुपए में करनी है। तो इस दिरहम को, डॉलर को, स्टर्लिंग को रुपए में कैसे ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, ये IS-21 है। IS-21 के ना दो हिस्से पढ़ाऊंगा मैं। इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूं दो पोर्शंस में। एक पोर्शन है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और एक पोर्शन रिलेटेड है कंसोलिडेशन से। ये मैं दो टुकड़ों में पढ़ाऊंगा। इसका एक हिस्सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी एक कंपनी की बात हो रही है, और एक हिस्सा मैं पढ़ाऊंगा इसका कंसोलिडेशन में। तो अभी कंसोलिडेशन नहीं, अभी ये पढ़ा रहा हूं, फिर इसको ब्रेक कर दूंगा, फिर कंसोलिडेशन जब पढ़ाऊंगा तो इस पर दोबारा वापस आऊंगा। तो अभी मैं IS-21 का आधा हिस्सा पढ़ाने लगा, और इसके बाद जो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाने हैं उनमें ये कहीं ना कहीं किसी तरह इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, अब जो लोग अभी रिसेंटली कैफ पढ़ के आए हैं तो ये कैफ वाला ही है। ये जो IS-21 का पोर्शन पढ़ाने लगा हूं मैं अभी, ये कैफ वाला ही है, लेकिन पढ़ा जीरो से रहा हूं। मतलब अगर किसी ने चॉइस में छोड़ दिया था ये, तो पढ़ाने में जीरो से ही लगा। तो पहले इसका इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला पोर्शन पढ़ा था। चैप्टर नंबर बनाया हुआ है इसका मैंने 7, तो चैप्टर 7 पे आ जाए। अच्छा, इसमें कोई खास लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बस डायरेक्ट कैलकुलेशंस ही हैं, और वो कैलकुलेशंस आपको करनी आनी चाहिए, दैट्स इट। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है, इसलिए ज़बानी बता के तो जो इसमें काम की कैलकुलेशंस हैं बस उसी पे आ जाऊँगा, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसके ऊपर एक अलग सवाल आएगा। ये कैलकुलेशंस वर्किंग्स के तौर पे और टॉपिक्स में मिक्स हो जाता है, कोई एक आधी कैलकुलेशन, और कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है इसमें। पहले कुछ चीज़ें ऐसी ज़बानी गुजार रहा हूँ बस, ये जस्ट फॉर नॉलेज ही कह लीजिए। चैप्टर 7 पहले पेज पे आए। हाँ जी, अच्छा, इसमें बस ऐसी ज़बानी समझ लें। एक चीज़ है इसमें प्रेजेंटेशन करेंसी, टॉप पे 3 करेंसीज लिखी हुई हैं, उन तीनों को मैं समझा रहा हूँ, मेनली नॉलेज के लिए है। दूसरे नंबर पे लिखी हुई है प्रेजेंटेशन करेंसी। नाम से क्या लगता है? प्रेजेंटेशन करेंसी, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होनी है, ये प्रेजेंटेशन करेंसी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन चलो आसानी समझने के लिए ऐसे ही कह लें कि लोकल करेंसी। फिर है एक फंक्शनल करेंसी, ये समझ लें, ये भी मेनली नॉलेज के लिए है, क्योंकि CFA 1 पे इसमें नहीं उलझाया होता, क्योंकि ये कैफ लेवल पे हो जाती है इसकी टेस्टिंग, इसलिए बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और बस टपा रहा हूँ, नहीं मतलब जल्दी से गुजार रहा हूँ। फंक्शनल करेंसी का मतलब ये है कि जिस करेंसी में हम मेनली फंक्शन कर रहे हैं, जैसे एक बिजनेस है पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, अब उस बिजनेस की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है, तो मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बिजली का बिल, डीजल, पेट्रोल, ये सारे के सारे खर्चे रुपए में, और इनकी प्राइसेस का महंगा या सस्ता होना पाकिस्तानी इकोनॉमी अफेक्ट करेगी। जो सेल्स हैं वो भी सब पाकिस्तान में ही हो रही हैं। तो इस बिजनेस के ऑपरेशंस, इस बिजनेस के फंक्शंस को चूंकि पाकिस्तान के हालात ही चला रहे हैं, तो इसकी फंक्शनल करेंसी रुपए है। यानी किसी भी बिजनेस का जो मेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट के असरअंदाज हो रहे हैं फैक्टर्स, उसकी प्राइसेस पे, उसके खर्चों पे, उस इकोनॉमी की करेंसी फंक्शनल करेंसी होती है। हो गया ऊपर से। एक बिजनेस जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम कर रही है, जहां के फैक्टर्स उस बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं,
जैसे मैंने मिसाल दी, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो पाकिस्तान की बिजली का बिल उनके एक्सपेंसेस को अफेक्ट करेगा, पाकिस्तान में जो लेबर की तनख्वाहें वो अफेक्ट करेंगी, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो अफेक्ट कर रही होगी। तो बिजनेस जिस प्राइमरी इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है उस इन्वायरमेंट की करेंसी उस बिजनेस की फंक्शनल करेंसी होती है। अब इसके लिए IAS 21 ने कोई रूल नहीं बताया, डेफिनेशन यही है जो आपको बता दी कि प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जो करेंसी है वो फंक्शनल करेंसी है। IAS 21 ने बस कुछ गाइडेंस दी है कि फंक्शनल करेंसी डिसाइड करने के लिए आप फॉलोइंग फैक्टर्स देख लें, देखें जैसे आपको ठीक लगे बस कर लो, बस आप और ऑडिटर यहां मुकमुका हो जाए बस वो कर लेना। IAS 21 ने बस एक जनरल गाइडेंस दे दी है। वो फैक्टर्स क्या हैं? उन फैक्टर्स में ये भी फैक्टर है जो मैंने पहले बता दिया कि सेल प्राइसेस किस मुल्क के फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स किस मुल्क में खर्चा हो रहा होता है, पैसे वो रखते किस करेंसी में है, अगर रुपए में ही रखते हैं तो रुपया फंक्शनल करेंसी है, अगर ट्रांजेक्शन यहां करते हैं लेकिन सारे पैसे फॉरेन के फॉरेन डॉलर्स में रख लेते हैं तो फिर रुपए फंक्शनल करेंसी नहीं, फिर डॉलर फंक्शनल करेंसी है। पैसे आ कहां से रहे हैं, जा कहां रहे हैं, मेनली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पैसे कहां हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के पैसे कहां हैं, रुपए में है तो रुपए फंक्शनल करेंसी है, सब कुछ डॉलर में है तो डॉलर फंक्शनल करेंसी है। तो ये इंडिकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, जनरल गाइडेंस IAS 21 की तरफ से। आखिरी फैसला कंपनी ने और उसके ऑडिटर ने मिलकर खुद ही करना है। ये फंक्शनल करेंसी के सारे पॉइंट्स बस जल्दी से पढ़ के गुजार दें। फंक्शनल करेंसी पॉइंट 1 2 3 4 सारा पढ़ लें, बहरहाल जब गुजार तो लें लेकिन पढ़ के गुजारें। क्या जी? जिस मुल्क के हालात हमारे फंक्शंस को डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, जिस मुल्क से ही हमारा बिजनेस लिंक्ड है, तो उस मुल्क की करेंसी फंक्शनल करेंसी होती है। तो इसीलिए तो IAS 21 ने शर्त नहीं लगाई ना, कंपनी पे छोड़ दी है, जो कंपनी को उस वक्त बेस्ट हल लगे वो कर ले। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि IAS 21 ने ना एक क्राइटेरिया नहीं बताया कि कंडीशन 1 पूरी हो गई फंक्शनल करेंसी रुपए है, नहीं पूरी हुई तो डॉलर है, ऐसा कुछ नहीं है, बस जनरल गाइडेंस है। उस गाइडेंस को सामने रखते हुए है ये सब्जेक्टिव फैसला जो कंपनी ने करना है, वो कंपनी और ऑडिटर्स मिलकर फैसला कर लेंगे। तो ये पॉइंट 1 से लेके फंक्शनल करेंसी पॉइंट 4 तक बस भगा दें जल्दी से। ये कैफ लेवल पे MCQs में टेस्ट होने वाली चीजें, ये CFAP लेवल 1 की कोई उतनी खास नहीं है। पहले पेज पे फंक्शनल करेंसी के जो चारों पॉइंट्स हैं ये गुजार लें बस बड़ी जल्दी। वो कह रहे हैं जी कि फंक्शनल करेंसी जो है ना, एक बार जब निकाल लें हर साल बदलते नहीं रहेंगे। अगर एक बार ये तय हो गया कि फंक्शनल करेंसी रुपए है, क्योंकि मेनली पाकिस्तान के हालात ही हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो एक बार जब रुपए डिसाइड हो गया, अब बार बार चेंज नहीं करते रहना जब तक हमारे बिजनेस ही बदल जाए। अकॉर्डिंगली वंस डिटरमिन्ड द फंक्शनल करेंसी इज नॉट चेंज अनलेस देयर इज अ चेंज इन दोज अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस, अनलेस अपना काम ही बदल लें, कस्टमर्स को डॉलर में चार्ज करना शुरू कर दें, जिन लोगों को हायर करें उनको कहीं भी हम तुम्हें डॉलर में सैलरी देंगे, तो फिर हमने सब चेंज कर लिया, फिर फंक्शनल करेंसी चेंज हो जाएगी। वरना एक बार तय हो गया तो फिर हो गया। डिफरेंट भी हो सकती है। प्रेजेंटेशन करेंसी तो वो है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट हो रही है, प्रेजेंट। बुक्स किस में बन रही है? वो फंक्शनल करेंसी में बन रही है। जिसमें अकाउंटिंग हो रही है ना, वो फंक्शनल करेंसी है। अब उसको दुनिया की 4 जबानों में ट्रांसलेट करके दुनिया वालों को दिखा दें, क्योंकि इस कंपनी के इन्वेस्टर कुछ दुबई में बैठे हुए हैं, कुछ कनाडा में बैठे हुए हैं, तो उन सब के लिए हो सकता है ट्रांसलेट करके दिखा रहे हो, वो प्रेजेंटेशन करेंसी होगी। फंक्शनल करेंसी है जिसमें सारी रिकॉर्डिंग होनी है, जिसके लिए ये IAS गाइड करेगा। और फॉरेन करेंसी क्या होगी? अदर देन फंक्शनल करेंसी। तो जो फंक्शनल करेंसी है ना, आप उसको आसान अल्फाज में लोकल करेंसी समझ लें। फंक्शनल करेंसी वो करेंसी है जिसमें सारी बुक्स में अकाउंटिंग होनी है, वो फंक्शनल करेंसी है, और जो उसके अलावा है वो फॉरेन करेंसी। चले अब आगे चलते हैं। अब इस IAS ने बताना क्या है? इस IAS ने जो जो बताना है ना, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो है मॉनेटरी आइटम्स। फंक्शनल करेंसी और इट इज अ करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी। तो ये कैसे हो सकती है? तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों है, अदर देन क्यों लिखा हुआ? सर अगर हम फॉरेनर वो है जो पाकिस्तानी नहीं है, तो अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूट से लोन लेते हैं तो वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं ना। फॉरेन बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, हाँ, वो फंक्शनल करेंसी होगी ना। वो बैंक जो हम वो उनसे करेंसी हमने डॉलर लोन ले लिया, हाँ, तो फॉरेन भी बनती है, फंक्शनल भी बनती है, दोनों। फंक्शनल कैसे बन गई वो? फंक्शनल करेंसी दोबारा सुने। फंक्शनल करेंसी के बारे में जो जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो आपने ऐसे ही टपाए हैं, ऐसे ऐसे करके जो आपने जरूरी एंड पे पॉइंट 4 पे जंप लगा दी है, ये सारे फैक्टर्स गाइडेंस है। कंपनी ने इन फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए
ये डिसाइड कर लेना है कि हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है। ये जो आपने जो बात पूछी है ना, मुझे लग रहा है आपने शायद इसको पॉइंट नंबर 3 पढ़ के पूछा है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जिस करेंसी में हम लोग लोन ले रहे हैं वो फंक्शनल करेंसी हो सकती है। क्या वही फंक्शनल करेंसी होगी? जरूरी नहीं है। यानी एक बिजनेस है, वो लोकल सेल्स भी करता है, एक्सपोर्ट सेल्स भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, लोकल परचेजेस भी करता है। कुछ लोग उसने रुपए में सैलरी पे रखे हुए, कुछ डॉलर में सैलरी पे रखे हुए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करता है, लोकल इन्वेस्टमेंट भी करता है, फॉरेन बोरिंग भी करता है, लोकल बोरिंग भी करता है। अब इतनी सारी करेंसीज में ये खेल रहा है, तो इसको सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए बहरहाल किसी एक करेंसी को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फंक्शनल है। कर लिया। उसके अलावा जो भी करेंसी है वो फंक्शनल, वो फॉरेन। मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं? मॉनेटरी आइटम्स वो हैं, हाँ, मॉनेटरी आइटम्स वो हैं जो या तो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं। अच्छा, एसेट जनरली अगर एसेट की बात करें तो क्या होता है? जिससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने हैं। जो एसेट्स से मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो हमेशा रुपए ही मिलने होते हैं। यानी हम किसी भी एसेट को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे रुपये रिसीव करने हैं हमने, नहीं, हम उसको यूज भी कर सकते हैं। तो वो एसेट जो एसेट ही इसलिए है कि मिलने ही रुपए हैं, क्योंकि हमारा हक है उससे पैसे लेना, वो मॉनेटरी एसेट होता है। जैसे डेटर्स, किसी को दिया हुआ लोन, कैश तो है ही है, कैश वो तो मॉनेटरी आइटम है ही है। बैंक में पैसा रखा हुआ मॉनेटरी आइटम है। किसी को लोन दे दिया मॉनेटरी आइटम है। गुड्स क्रेडिट पे बेची हुई है मॉनेटरी आइटम है। ये सब हमारे एसेट्स ही इसलिए हैं क्योंकि कैश मिलना है, वो एसेट्स मॉनेटरी एसेट्स होते हैं। और लायबिलिटीज क्या होती हैं? जिनको पे करना होता है, यानी पे ही करके सेटल होगा मामला है। नहीं हो सकता ना सर्विसेज देनी हो सकता है एडवांस ले लिया हो कस्टमर से, गुड्स देनी हो। मॉनेटरी लायबिलिटी वो होगी जो है ही लायबिलिटी इसलिए क्योंकि पैसे देने। तो मॉनेटरी आइटम्स वो एसेट्स या वो लायबिलिटीज जिनसे मिलना ही पैसा या पे ही पैसा होना है, इनको मॉनेटरी आइटम्स कहते हैं। पैसा मिलना क्यों है? क्योंकि हमारा हक है पैसा लेना। इन्वेंट्री मॉनेटरी एसेट है? इन्वेंट्री मॉनेटरी एसेट। इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है, ईयर एंड पे इन्वेंट्री एसेट है, तो मॉनेटरी एसेट है, तो बेच के पैसे ही लेने। जब बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। अभी पड़ी हुई इन्वेंट्री से हक नहीं है हमारा पैसे लेने का, वो तो जब बेचेंगे तो डेटर से पैसे लेना हक होगा। तो इन्वेंट्री नहीं है मॉनेटरी आइटम है। नहीं, पहले मैं एसेट की बात पूछ रहा हूं। अच्छा, इसी तरह से प्लांट है, बिल्डिंग प्लांट डिपेंड करेगा कैसे। तो इन्वेंट्री भी तो बेचने के लिए रखी होती है। IFRS 5 कहां से आ गया? नहीं, मैं कह रहा हूं कि इन्वेंट्री भी तो बेचने के लिए रखी होती है। तो अभी बेचेंगे तो पैसे लेना हक बनेगा, अभी पड़ी हुई इन्वेंट्री का हक नहीं है। इसी तरह से IFRS 5 के तहत आने वाले नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल नहीं है मॉनेटरी एसेट। अभी बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, अभी तो हक ही नहीं है पैसे लेना। डेटर्स, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं, पैसे ही तो दिए हुए, पैसे दिए हुए से फैसला नहीं होना। मॉनेटरी आइटम वो है जिससे पैसे लेने हैं। और इसी तरह से लायबिलिटीज जिनमें पैसे देने हैं वो मॉनेटरी लायबिलिटीज हैं। ये पेज 1 के ऊपर मॉनेटरी आइटम्स और इसी तरह से पेज 2 के टॉप तक ये सारा पढ़ लें। मॉनेटरी आइटम्स पढ़ लें, फिर पहले पढ़ लें पेज 1 के तकरीबन एंड पे मॉनेटरी आइटम्स। 2 पॉइंट्स इधर हैं और एक अगले पेज पे, ये सारा कुछ पढ़ लें। एग्जाम्पल में लास्ट बुलेट पॉइंट नहीं समझ आएगा, इग्नोर करें। हैं? पेज 1 के एंड पे लास्ट बुलेट पॉइंट इग्नोर। मॉनेटरी आइटम है, फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है लेकिन मॉनेटरी आइटम है। फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी और चीज है, मॉनेटरी एसेट मॉनेटरी लायबिलिटी और चीज है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फाइनेंशियल एसेट है, मॉनेटरी एसेट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी एसेट है? फेयर वैल्यू है तो क्या लाजमी आएगा? हाँ क्या हमारा
लेने अगर उन्होंने अनाउंस किया तो फिर तो आप कहना तो फिर जब अनाउंस किया तो वो तो डिविडेंड रिसीवेबल हमारा एसेट है ना, वो तो इन्वेंटरी भी हेल्ड फॉर सेल होती है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? फील हो रहा है क्या फील हो रहा है कि इससे बात आ रही है कि नहीं नहीं राइट टू रिसीव व्हाट? राइट टू रिसीव शेयर्स थे वो। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी एसेट नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो हमारा पैसे वापस लेना हक नहीं है। कभी कंपनी बंद होगी, लायबिलिटी सेटल होंगी, फिर कुछ बच गया तो हमें मिल जाएगा, नहीं तो हक कोई नहीं हमारे पैसे लेने का है। वो तो इन्वेंटरी भी बेच सकते हैं ना। नहीं, मैं ऑर्डिनरी शेयर्स की बात कर रहा हूं। तो इन्वेंट्री भी तो बेचने के लिए होती है ना। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि बेच के भी तो पैसे मिल सकते हैं तो इन्वेंट्री को बेच के भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी बेच के पैसे लेना हक नहीं बना अभी। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स मॉनेटरी एसेट नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आगे बात काम आनी है। मॉनेटरी एसेट नहीं होता इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स। हाँ, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स वो होता मॉनेटरी एसेट। कंडीशंस क्या? कंडीशंस के साथ ऐसा वापस मिला तो फिर अगर वो कहते हैं 3 साल बाद आपको इसका नहीं, ऑर्डिनरी शेयर्स में ऐसा कैसे? शेयर्स की बात कर रहा हूं, वैसे किसी एसेट की बात कर रहा हूं, अगर कंडीशंस के साथ वो ऐसे यानी किसी को लोन दिया हुआ है। हाँ, तो लोन दिया हुआ तो है मॉनेटरी एसेट। 3.5 साल बाद मिलना है, 3.25 साल बाद मिलना है। लोन दिया हुआ है ना, वापस पैसा लेने का हक है, तो मॉनेटरी एसेट है। आप पूछ रहे थे कुछ? वो तो मैंने कहा था इग्नोर कर दो। ये वो IS32, वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। अगले पेज के टॉप पे इन एग्जांपल्स में से कोई एतराज? वो भी क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट वगैरह। हाँ हाँ जी, ठीक है जी, आपने पढ़ लिया। मॉनेटरी आइटम्स हो गए। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की मिसालें। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की मिसालें कह रहा हूं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट आधी बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और उसकी जो बिलिंग है वो फॉरेन करेंसी में होना, तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। फॉरेन करेंसी लोन लेना, फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट करना, ये सब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस हैं। इस आईएस में ना दो मेन बातें डिस्कस हो रही, इस आईएस में नहीं, ये जो मैं अभी पोर्शन पढ़ा रहा हूं, इसमें मेनली दो बातें डिस्कस हो रही हैं। एक बात ये डिस्कस हो रही है कि जब फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पहली दफा बुक्स में रिकॉर्ड होगी तो डॉलर को रुपए में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर उस ट्रांजैक्शन के नतीजे में कोई फॉरेन करेंसी एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो फिर बैलेंस शीट में जाकर उसके साथ क्या सलूक करना है, यानी इनिशियल और सब्सिक्वेंट, ये दो चीजें डिस्कस करनी है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जब हो रही है इनिशियली तो कैसे रिकॉर्डिंग होगी, और अगर उसके नतीजे में कोई एसेट लायबिलिटी बन रहा है तो सब्सिक्वेंटली क्या होगा, ये दो बातें। पहले इनिशियल मेजरमेंट की बात करते हैं। इनिशियल मेजरमेंट या इनिशियल रिकग्निशन है जी। कंपनी को फॉरेन एड आ रही है? नहीं, हम पाकिस्तान का आईएस नहीं पढ़ रहे ना, कंपनी की बात करें। कंपनी को फॉरेन आ रही है, फिर हम कौन है? हाँ, तो फॉरेन एड आ रही है। अच्छा ठीक है, फिर अच्छा पहली बात, ये कंपनी को फॉरेन एड क्यों आ रही होगी? तो हम लोग एनपीओ नहीं पढ़ रहे ना, कंपनीज प्रॉपर कंपनीज पढ़ रहे। इनिशियली मिसाल के तौर पे प्लांट परचेज किया है $1 मिलियन का, $1 मिलियन का प्लांट परचेज किया है और पैसे अभी नहीं दिए, तो प्लांट डेबिट और पेएबल क्रेडिट कितने से होगा? इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब रेट तो रोज चेंज हो रहा है, तो किस दिन वाला रेट? ट्रांजैक्शन डेट। ट्रांजैक्शन डेट से क्या मुराद है? जिस दिन इसका परचेज ऑर्डर इशू किया था, जिस दिन फोन पे कंफर्म किया था, जिस दिन प्लांट पहुंचा था, जिस दिन प्लांट इंस्टॉल हुआ था, जिस दिन प्लांट के पैसे दिए थे, क्या? जिस दिन इनवॉइस जनरेट हुई थी, यूज करना स्टार्ट किया। हाँ जी,
जिस दिन क्या सोचा था? वो तो क्या पता बचपन में सोचा हो कि बड़े होंगे तो प्लांट लेंगे, अपनी कंपनी बनाएंगे एक दिन। हाँ जी, जिस दिन किस बात का फैसला हो गया था? ये तो प्लांट की मिसाल है ना, और भी मिसालें हो सकती हैं। तो इसके लिए अब ये तो बात नहीं लिखी हो सकती थी कि जिस दिन परचेज किया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसके नहीं, राइट टू रिसीव भी नहीं। इसके लिए रूल ये है कि आप जो एंट्री करने लगे हैं, जैसे इस वक्त हम एक फॉरेन करेंसी परचेज की है प्लांट की, तो सवाल यह है कि प्लांट और साथ पेएबल कितनी अमाउंट से रुपए में आएगा। तो ट्रांजैक्शन को जिस दिन अपने अपने रेलेवेंट आईएस के तहत रिकॉर्ड करना बनता है, उस दिन वाला रेट लेंगे। जैसे अगर एक्सपोर्ट हो रही है, गुड्स बेच रहे हैं, तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट किस दिन वाला रेट? IFRS 15 के तहत जिस दिन रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट करना बनेगा, उस दिन वाला रेट। लोन लिया है, डिवेंचर इशू किए हैं, फॉरेन करेंसी में डिवेंचर इशू किए हैं, तो अब कैश डेबिट और लोन क्रेडिट करना है, तो IFRS 9 के मुताबिक जिस दिन ये एंट्री होनी बनती थी, उस दिन वाला रेट। इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, तो IAS 2 के मुताबिक जिस दिन इन्वेंट्री डेबिट करनी थी, उस दिन वाला रेट। तो इनिशियल मेजरमेंट ये है कि जिस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने लगे हैं, उसको रुपए में रिकॉर्ड करेंगे, फंक्शन करेंसी। लेकिन रेट कौन सा लेंगे? तो जिस दिन उस ट्रांजैक्शन का एज पर रेलेवेंट IAS रिकॉर्ड होना बनता था, वो वाला रेट। जिस भी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, उस ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट लेंगे। अच्छा, इसमें IAS की तरफ से एक इजाजत है कि अगर रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, जैसे मुशर्रफ के दौर में रहा है बहुत अरसा ना, मुशर्रफ के दौर में तकरीबन 60 रुपए पे डॉलर तैर रहा था, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा था, 60.5, 61, 61.5 यही हो रहा था। तो अगर तो रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, कभी अभी क्या चल रहा है 200, चलो 220 कह लें। अब अगर 220, 190, 280, 205, 125 इस तरह अगर बहुत मूव कर रहा है, फिर तो जो अभी बात बोली थी वही रहेगी। क्या बोला था अभी? इधर खड़े होके, इधर ऐसे। हाँ जी, जिस रेलेवेंट IAS के तहत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी बनती थी, उस दिन वाला रेट। लेकिन अगर रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, तो IAS की तरफ से एक इजाजत है कि उस महीने का, उस 15 दिन का, उस वीक का एवरेज रेट ले लें। और वो एवरेज रेट, अगर महीने का एवरेज रेट ले रहे हैं, तो उस महीने में जितनी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, उन पे वही वाला रेट लगा। ये कंपनी की मर्जी है, अगर रेट बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता तो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो फिर तो ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट ही लेना है। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन की इनिशियल मेजरमेंट ये हुई कि फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड करेंगे, और किस दिन के रेट पे? ट्रांजैक्शन डेट के रेट पे। पेज नंबर 2, ये पॉइंट 1 और 2 सारा पढ़ लें। इफ्रिक 22 से ऊपर, इफ्रिक 22 की हेडिंग से ऊपर, पेज नंबर 2, इनिशियल रिकग्निशन। इफ्रिक 22 की हेडिंग से ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा पढ़ लें, डब्बा समेत। हाँ जी, डन। अच्छा, इसमें एक छोटी सी एक डिस्कशन है। इफ्रिक 22 ये IAS से हटके चीज होती है। इफ्रिक तो एक खास ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया है। इसकी प्रैक्टिस अगली क्लास में लाऊंगा, जब मैं ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी सिर्फ चूंकि प्लांट की डिस्कशन की है, तो अभी इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अभी बस ज़बानी डिस्कस कर रहा हूँ, जब इसकी प्रैक्टिस के अंदर ये कवर कर दूंगा। अभी इस वक्त ये जो मैंने प्लांट की मिसाल दी है,
$1 मिलियन का प्लांट खरीदा, प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट, रुपए की किस दिन की रेट से ट्रांसलेशन होगी? जिस दिन प्लांट डेबिट करना बनता है एज पर IAS 16, उस दिन का रेट $1 मिलियन, $1 मिलियन को रुपए में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन अगर इस प्लांट की परचेज के लिए एडवांस दिया होता तो फिर प्लांट आज इस डेट पे कन्वर्ट नहीं होगा, फिर वो एडवांस वाली डेट पे ही होगा। 2 मिसालों से बताता हूं। ये डेटा यही है, $1 मिलियन का प्लांट खरीदा है, नंबर 1, और ये खरीदा है, प्लांट परचेज किया है $1 मिलियन का ऑन 31 जनवरी। एडवांस कोई नहीं था, एडवांस कोई नहीं था, तो प्लांट डेबिट और पेएबल क्रेडिट 31 जनवरी 22 रुपीज़ ओवर डॉलर 200 और 1 जनवरी 22 रुपीज़ ओवर डॉलर 180। एडवांस कोई नहीं था, तो प्लांट डेबिट पेएबल क्रेडिट 31 जनवरी 22 क्या अमाउंट होगी? 200 मिलियन। एडवांस कोई नहीं है, तो बस जिस दिन प्लांट डेबिट होना बनता था उस दिन वाला रेट। $100% एडवांस दे दिया था 1 जनवरी 22 को, तो एक तो 1 जनवरी 22 को एंट्री की गई थी एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट, तब कितना वो है ना रेट सारा 180, और प्लांट पहुंचा 31 जनवरी को, तो प्लांट डेबिट एडवांस क्रेडिट 200 या 180? 180, क्योंकि अब ये एडवांस के अगेंस्ट एडजस्ट हो रहा है, और एडवांस पहले ही हम रुपए में ला चुके हुए हैं। ये बात समझाने के लिए इफ्रिक 22 लिखा गया है, सिर्फ ये बात बताने के लिए। इफ्रिक 22 सिर्फ ये बात बताने के लिए कि अगर आप पहले एडवांस दे चुके हैं तो फिर एडवांस वाला रेट लेना। %40 एडवांस दे दिया था 1 जनवरी को, अब 40% एडवांस दे दिया था, तो एक तो 1 जनवरी 22 को एडवांस डेबिट किया होगा, कैश क्रेडिट किया होगा $0.4 मिलियन, 180 का जी 7 बस 72 मिलियन। और फाइनली अब जब 31 जनवरी को प्लांट डेबिट करेंगे तो $1 मिलियन पे नहीं लगाना रेट, एडवांस अलहदा क्रेडिट होगा। पेएबल तो आज पहले दिन बन रहा है ना, कितना पेएबल आज रिकॉर्ड हो रहा है, पेएबल रिकॉर्ड हो रहा है 0.6, और चूंकि आज रिकॉर्ड हो रहा है तो 200 वाला पेएबल तो आज रिकॉर्ड हो रहा है ना, कितना 120। अब प्लांट 192, यानी प्लांट डेबिट और पेएबल क्रेडिट जिस दिन ये दोनों रिकॉर्ड होने थे 200, लेकिन अगर एडवांस इन्वॉल्व हो जाए तो फिर प्लांट की कॉस्ट क्या होगी, ये एडवांस पे डिपेंड करता है। अगर तो एडवांस ना होता, जैसे मैंने सिनेरियो 1 रखा, फिर तो प्लांट भी डेबिट पेएबल भी क्रेडिट 200 से, लेकिन अगर एडवांस इन्वॉल्व हो गया तो फिर प्लांट की कॉस्ट में वो एडवांस वाला पोर्शन एज इट इज आएगा
और बाकी अगर मजीद है तो वो पेबल की वजह से आ जाएगा, लेकिन एडवांस वाला पोर्शन दोबारा अपडेट नहीं होगा। ये बात समझाने के लिए बस इफ्रिक 22 बना है। वो सब्सिक्वेंट में बताऊंगा। अच्छा, अगर आप कभी हॉस्टल लाइफ का तो हमें आइडिया नहीं है, घर में अगर घर के काम कर रहे हैं और काम भी मुश्किल वाले हैं, जिसमें मतलब मट्टी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, तो हो सकता है कोई मोटर ठीक करवा रहे हैं या कोई है पंखे साफ़ कर रहे हैं या कोई अभी बारिशों का मौसम है गटर खोल के साफ़ कर रहे हैं, कोई मसला नहीं यार, तो घर की बात कर रहा हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है यार। हम भाइयों की ड्यूटीज़ नहीं घर के अंदर, तो मैं गटर साफ़ किया करता था। वो तो जब फिर अब्बू ने कहा मम्मी से कि सीए बेटे से गटर साफ़ कराओगे, तो वो वरना घर के काम करने भाई। अच्छा, अब इस तरह के बहुत सारे कामों में इंसान गंदा हो रहा है, कपड़े गंदे, हाथ गंदे, जिस्म पसीना लग रहा है, गंदा हो रहा है। उसके बाद फिर साफ़ सुथरा होने के लिए नहा धो लिए, कपड़े चेंज कर लिए। अगर अभी इस काम से फारिग हुए थे और एक दो काम और ऐसे सामने आ गए जिनमें फिर गंदे हो जाना है, तो फिर कोशिश ये इंसान करेगा, अक्लमंदी भी इसी में है, कि नहाने से पहले वो काम कर लें, उसके बाद फिर एक ही बार नहाएं। अब उसमें वो काम उसी वक्त होने वाला है या 2 महीने बाद होने वाला था, तो चलो 2 महीने तक नहाना, ऐसा तो नहीं होगा। अगर करीब करीब ही होगा तो फिर अगर एक इंसान जो भी काम किया जिसमें कपड़े हाथ जिस्म सब गंदे हो गए और उसके बाद फौरन नहाने की आदत ना डाले, साफ सुथरा होने की आदत ना डाले, ये हो सकता है फिर कोई काम करना पड़ जाए, तो वो अमूमन फिर गंदा रहने लग जाएगा। लेकिन अगर वो ये आदत डाल ले कि जैसे ही कोई काम हुआ उसमें गंदगी हो गई कुछ भी, तो फौरन साफ सुथरे होना है, तो फिर वो अमूमन साफ सुथरा रहा करेगा। इसको मैं गुनाहों से लिंक करता हूं। आप अगर किसी गुनाह में एंगेज हुए और उस वक्त के अंदर फीलिंग आई कि नहीं, सीरियस बात बता रहा हूँ, उस वक्त ये फीलिंग आई कि कुछ गलत हो गया, और गुनाहों को मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर इस बात को ऑब्जर्व करें कि कुछ जितना बड़े से बड़ा गंदे से गंदा गुनाह करेंगे तो उसके बाद फ़ौरन के फ़ौरन एक कराहत ज़रूर अंदर महसूस होती है, अनलेस कि आप पक्के शिकारी ना हो चुके हो। अगर ज़रा सा भी अंदर थोड़ा बहुत ईमान है तो गुनाह के बाद अंदर एक पछतावा ज़रूर होगा कि नहीं, ये सही नहीं है। अच्छा, अब उसमें अगर ये अमल किया जाए कि अभी ही तौबा करनी पड़ेगी और अभी ही तौबा की, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि चूंकि अभी तौबा की होगी तो दोबारा कुछ देर के लिए तो शायद रुके रहेंगे, दोबारा से उस गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये बात दिल में आ गई कि चलो एक दो और कर लूँ फिर उसके बाद तौबा कर लूँगा, तो उससे नुकसान ये होगा कि तौबा डिले होती जाएगी और वो जो साफ़ होना था वो पेंडिंग होता जाएगा, और 2 गुनाह और कर लूँ, चलो 3 करके कर लेंगे तौबा, कोई बात नहीं, इकट्ठे कुछ मसला तो है ही नहीं, 10 भी गुनाह किया तो तौबा तो साफ़ करा देगा, तो वो पेंडिंग होना शुरू हो जाएगा। उससे नुकसान ये होगा कि तौबा तो पता नहीं होती है नहीं होती, गुनाहों की लिस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर ये बात दिल में आया करेगी अच्छा 2-4 और कर लूँ उसके बाद कर लूँ। तो इससे बचने के लिए अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका ये बताया, तिरमिज़ी 1987 सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरो और बुराई के पीछे नेकी करो, यानी बुराई हो गई तो नेकी करो, तो नेकी बुराई को मिटा देगी। अच्छा, इसमें ना दोनों पहलू बन सकते हैं,
मैं मफहूम अपनी तरफ से जो अपनी थोड़ी बहुत समझ है उसके मुताबिक बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अल्लाह का कलाम और नबी का फरमान ये सब इतनी कम्प्रीहेंसिव चीज़ें हैं कि छोटी सी बात के अंदर बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। तो इसमें जो मुझे छोटी सी बात अपनी अकल में समझ आती है, इसको मैं दोनों चीज़ों से बताता हूँ। नेकी बुराई को मिटा देगी में आप ये भी समझ सकते हैं कि जो बुराई अभी हुई थी वो इससे डिलीट हो जाएगी, और इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमने ये चीज़ आदत बना ली कि जैसे ही बुराई हुई, बुराई की नहीं बुराई हुई, फौरन एक नेकी का काम कर दें। वो नेकी का काम सदका करना भी हो सकता है, किसी की मदद करना भी हो सकता है, कोई भी नेकी का काम हो सकता है। तो अब ये जो बार बार फौरन के फौरन हम नहाने धोने लग गए, फौरन के फौरन हम इस चीज को आदी बना लेते हैं कि जैसे ही कोई गुनाह होगा फौरन सदका कर देंगे, तो इससे फिर आस्ता आस्ता हमारी तबीयत के अंदर पाकी आनी शुरू हो जाएगी और आस्ता आस्ता बुराइयों से बचना शुरू हो जाएंगे।